हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो तो हमने जो है लास्ट वीडियो में क्वेश्चन यानी कि 2019 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी आपको 5 ही खंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 5 खंड करने हैं, 5 चौके 5 और 5 5 नंबर के हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये लिख रहा है, यदि एफ एक्स आपका ये लिखा हुआ फंक्शन, तो एक्स बराबर 0 पर फलन की सत्यता यानी सातत्य और अवकलनीयता ज्ञात करनी है हमें। यानी फलन आपका सतत है या नहीं एक्स बराबर 0 पर, और अवकलनीय है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो चलिए ऐसा करते हैं। फंक्शन तो आपका लिखा हुआ है ये एक्स क्यूब प्लस 3, जब x का मान कैसा है, 0 नहीं है, या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा, 0 नहीं है बस। और 0 पर क्या है, जब x का मान 0 है तो 4 है। तो x बराबर 0 पर हमें चेक करना है। तो x बराबर 0 पर, तो यहाँ पे जो a का मान है वो 0 है, जो x का मान है वो a का मान है। ये a क्या है ये अभी पता चल जाएगा, ये क्या है फॉर्मूले के अनुसार। जैसे ही हम इसकी यानी कि हम चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि फलन आपका सतत है या नहीं। तो सतत के लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इस पॉइंट पर भी निकालेंगे जिस पॉइंट पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि होता है एफ ए प्लस, दूसरा होता है एफ ए प्लस 0, तीसरा होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस 0 और एफ एक्स, एक और होता है लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ए प्लस एच। ये राइट हैंड लिमिट के इतने सारे फॉर्मूले, लेकिन हमें ये इतने सारे फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, हमें तो इसमें सिर्फ दो लिखने हैं। यानी क्या लिखना है मैं बता दूं आपको, सिर्फ क्या लिखना है, राइट हैंड लिमिट किसी भी रूप में लिख सकते हैं, मगर तो हम जो निकालते हैं वो सबसे लास्ट वाला जो लिख रहा है उससे निकालते हैं, एफ ए प्लस एच, ठीक है। इससे निकालेंगे हम। लिखने के तरीके ये हैं कई सारे, इसके किसी भी रूप में मिल सकता है बुक में। तो चलिए ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो अब हमारे पास ए का जो मान है वो कितना है, ए का मान हो गया 0, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं। यानी 0 प्लस एच आपका 0 ही रही, एच रह गया, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच, यानी जो फंक्शन आपका एफ एक्स है, जो भी फंक्शन आ रहा है, नहीं ये नहीं करेंगे भी, यानी कि जो भी फंक्शन आपका ये लिखा हुआ है 0 में कुछ जुड़ रहा है, तो 0 में कुछ जुड़ रहा है, यानी 0 से बड़ी मान है, 0 से बड़ा मान है। तो 0 के बराबर तो यहाँ है, और 0 के जब बराबर नहीं है तब ये, या तो बड़े का 0 से बड़ा वैल्यू होगी या 0 से छोटी वैल्यू होगी, तो इसमें ये लगेगा, यानी कि एफ एक्स का फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी फंक्शन में x की जगह पर आपको h रखना है, जो भी फंक्शन ये लिख रहा है। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या बनने हमारा, x की घात 3 प्लस 3, तो x की घात 3, तो x की जगह रखेंगे h की घात 3 प्लस 3, ठीक है। ये रखेंगे। अब हम लिमिट रखेंगे, लिमिट में क्या है, h की जगह पे 0 रखना है। तो जैसे ही h की जगह पे 0 रखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी वो कितनी आ गई, प्लस 3, ठीक है। ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के भी कई सारे फॉर्मूले हैं, सभी लिख देता हूँ। जैसे कि एफ ए माइनस 0 लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 0 एफ एक्स, या फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है। ये हमारे सब लेफ्ट हैंड लिमिट के हैं। अब इसमें फॉर्मूला सिर्फ वही लगाएंगे लास्ट वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, इस वाले से करेंगे हम। ए की जगह ए का मान क्या रखना हमें, 0, तो एफ 0 माइनस एच। तो ये 0 में कुछ घटाया जा रहा है, तो 0 में से कुछ थोड़ी सी वैल्यू घटाई जाएगी, तो 0 से छोटा हो जाएगा, यानी 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो 0 से छोटे पे तो पहला वाला ही फंक्शन लगेगा, x की घात 3 प्लस 3। तो हमें x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह x की जगह पर हमें लिखना है x की घात 3, x की फंक्शन तो हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें x की जगह पर हमें लिखना है माइनस एच, ठीक है। x की जगह पर माइनस एच, ये तो फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए इसमें रखते हैं लिमिट
एच टेंस टू जीरो माइनस क्यू माइनस एच की घात 3 प्लस 3, हमने एक्स की जगह पे क्या रख दिया, माइनस एच रख दिया इसी फंक्शन में, जो हमारा फंक्शन था ये एक्स की घात 3 प्लस 3 इसमें, ठीक है। अब हमें लिमिट रखनी है जीरो एच की जगह पे, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा प्लस 3, तो यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई ये भी कितनी आ गई, प्लस 3 आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे उस पॉइंट पर मान, ए पर मान, ए मतलब जीरो पर, तो जीरो पर इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है, क्या दिया है, जीरो पे जो मान है आपका कितना है, फंक्शन का मान 4 है, तो 4 हम रख देंगे, ये रही 4। अब हम देख पा रहे हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर जो है राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ़्ट हैंड लिमिट के, लेकिन बराबर नहीं है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, जबकि ये तीनों ही बराबर होने चाहिए थे सतत होने के लिए, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ये लास्ट वाली बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे अतः फलन x बराबर 0 पर सतत यानी कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया सतत का। अब इसी सवाल के अंदर हमें अवकलनीय और चेक करना है कि ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो अब हम जो है x बराबर 0 पर अवकलनीय और चेक करना हमें, तो यहाँ पे भी a का मान तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हम अवकलनीय के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। यदि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, दोनों यानी बराबर है, तो हम कह देते हैं फलन उस बिंदु पर अवकलनीय है, यदि बराबर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसके जो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं वो मैं लिख देता हूँ पहले। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले ये है, आर एफ डैश ए बराबर एफ डैश ए प्लस एच, और ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। ये होते हैं इतने सारे फॉर्मूले राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालने के। वो किसी भी रूप में राइट हैंड डेरिवेटिव को लिख सकते हैं, लेकिन जो हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव वो लास्ट वाले से ही निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 निकालते लास्ट वाले से ही हैं, लिखने का तरीका है इन्हें बस ऐसा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। तो ए की जगह तो हमें 0 रखना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे एच। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें जो है जो फंक्शन हमें दे रखा था 0 प्लस एच, 0 प्लस एच हमारा हमें पता है जो फंक्शन है हमारे पास 0 प्लस एच हमारे पास 0 से बड़े मान के लिए ऊपर वाला ही फंक्शन लगना है, एफ एक्स का ये लगना है x की घात 3 प्लस 3 x की घात 3 प्लस 3। तो वो उसी फंक्शन में x की जगह पर हमें क्या लिखना है, h लिखना है, h। तो ये h की घात 3 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। और माइनस f0 पे तो इन्होंने 4 हमें दे रखा है वैल्यू, f0 पे ये रही, f0 पर कितना है फंक्शन का मान 4, हमने रख दिया 4 और बटे में क्या है h, ठीक। इसे सोल्व करेंगे अब, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h की घात 3 माइनस 1 बचेगा, ठीक है, बटे h। अब यहाँ पर हम h कॉमन ले सकते हैं h हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो h की घात 2 माइनस 1 बटे h। अब h से h कैंसिल आउट हो जाएगा ये, अब h की लिमिट रख देंगे हम, तो ये 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 आएगी, हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का जो मान आया है वो आएगा -1, ठीक है। अब हम निकालेंगे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले वो यही रहेंगे। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के क्या क्या, एल एफ डैश ए और एफ डैश ए माइनस एच और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे में आपका माइनस एच। ये तो हो गए इसके फॉर्मूले, ठीक है। हम निकालेंगे लास्ट वाले से ही, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच। अब यहाँ पे ए का मान पुट कर देंगे क्या, 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस एफ ए एफ जीरो बटे माइनस एच, ठीक। अब यहाँ पे 0 माइनस एच जो है फंक्शन जो बन रहा है वो वही बन रहा है x³ प्लस 3,
यही बनना है, क्योंकि 0 से बड़ा मान हो या 0 से छोटा मान हो, 0 के बराबर नहीं है, तो x की घात 3 प्लस 3 रहेगा। ठीक है, यानी ये यहाँ पर रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, एच की जगह x की जगह पे आपका क्या रखना है माइनस एच, तो माइनस एच की घात 3 प्लस 3 और f0 का मान तो 4 ही है बटे माइनस एच, ये आ गया। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस एच की घात 3, ये -1 बटे माइनस एच, तो माइनस तो कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से दोनों जगह। जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर भी सब प्लस हो जाएंगे और नीचे भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस से माइनस कट जाता है। अब जो है हम इसमें h भी कॉमन लेंगे, तो ये h हो गया h की घात 2 प्लस 1 बटे h, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे तो 0 प्लस 1, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर +1 आ गया ये, और जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारा -1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए ये अतः फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। यानी ये फंक्शन जो है आपका दिया हुआ x बराबर 0 पर ना तो सतत है, ना तो कंटिन्यूटी है, ना तो कंटिन्यूस है, और ना ही आपका डिफरेंशिएबल है, यानी ना ही आपका अवकलनीय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ख ये रहा आपका, इसे करते हैं सोल्व। इसमें हमें लिखा हुआ है x के सापेक्ष आपको इसका अवकलन करना है, कीजिए। ठीक है, अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन करना है। हमें दे रखा है y बराबर अंडर रूट में 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कोस x की पावर 10x। ठीक है, इसका हमें करना है। इस समीकरण नंबर 1 लिख दो इसे, और हम इसे मान लेंगे। इसे हमने माना u, ये हम मान रहे हैं, इसे माना v और इसे माना w। ठीक है, u v w हमने तीनों मान लिए। तो अब हम जो है यहाँ से हमारी समीकरण बन गई y बराबर u प्लस v प्लस w, समीकरण नंबर 2 भी कह सकते हैं इसे। ठीक, तो अब हम इस समीकरण का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो हम करेंगे तो ये dy अपॉन dx, ये du अपॉन dx, ये आ जाएगा dv अपॉन dx, ये आ जाएगा dw अपॉन dx, समीकरण नंबर 3। तो अब हमें तीनों के मान निकालने हैं और यहाँ रखने हैं पहले dy अपॉन dx निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने u लिखा, u कितना दे रहा, u किसे माना था हमने अंडर रूट में लिखा हुआ है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। तो इसे जो है हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे du अपॉन dx। तो du अपॉन dx और d अपॉन dx इसका हमें करना है, तो 3x प्लस 2 की घात इसे 1/2 लिख सके हैं। यानी हमें जो x की पावर n का अवकलन लिखना है d अपॉन dx में, तो वो क्या होता है n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो 1/2 n और x की पावर n-1, इसमें से एक घटा देंगे, यानी ये सोल्व हो पाएगा 3x प्लस 2 की घात -1/2। इसे हम नीचे भी ले जा सकते हैं, 3x प्लस 2 की घात 1/2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3x प्लस 2, ये आ गया तुम्हारा d अपॉन dx। ठीक है, अब हम निकालेंगे dv अपॉन dx। तो जो हमें v दे रखा है वो कितना है, वो हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसका करना है हमें। तो सबसे पहले जो है इसे ऊपर ले जाओ, v बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4 की घात -1/2 नीचे, यानी नीचे जो लिखा हुआ है ये फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 4, नीचे घात 1/2 प्लस की है तो ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब x के सापेक्ष फिर से फलन करेंगे,
डी वी अपॉन डी एक्स बराबर -1/2 n और x की पावर n-1, ठीक है, n-1। हमने यहाँ पर कुछ गलती कर दी पहले वाले में। हमने क्या था, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर क्या है, ये 3x है, यानी ये x नहीं था, ये तो 3x + 2 है। तो पहले हमने x की पावर n से करा, तो n x की पावर n-1, लेकिन ये x नहीं था, ये तो हमारा 3x + 2 है। तो इसका अवकलन और करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करोगे तो 3 आ जाएगा, सिर्फ x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3/2, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तीन बटे दो अंडर रूट में 3x + 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी हम करेंगे इसी का, तो इसमें भी ऐसी होगा n x की पावर n-1, और फिर ये तो x नहीं था, ये तो 2x² + 4 है, तो इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 0, यानी 4x आएगा। 4x को 2 से जब इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से इसे 2 × 4, ये हो गया -2x, और 2x² + 4 की घात आ गई -3/2। एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, -2 उधर पहुंच जाएगा तो -3/2, यानी यह है 1/2 -1, तो -1/2 और -2, तो ये माइनस का 3/2 हो गया, ठीक है। अब हम जो है इससे क्या करेंगे, हम इसका कर ही रहे हैं ये, तो इसे सोल्व करके कितना आएगा, इतना आएगा है। इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -2x और बटे में लिया हो इसे 2x² + 4 की घात प्लस की 3/2। इसे आप याद रख लेना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। यदि x की घात 3/2 हो तो इसे x√x लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे सोल्व कर रहे हैं, तो इसे लिखा हमने 2x² + 4, एक बार ऐसी और एक बार स्क्वायर रूट में, 2x² + 4, ठीक, ये आएगी हमारे पास। इसे और थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने शुरू में लिख दिया था, ये यानी यही, ये हमारा क्या है, ये हमारा dv/dx है, ठीक है, dv/dx, कि इसी से ही हो जाएगा काम, ठीक है। इसे इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं, लिखना चाहो लिख दो ऐसे। अब इसके बाद हम w वाला जो दे रखा है फंक्शन, वो जिसे माना है हमने, w किसे माना है, cos x की पावर tan x। अब हमें इसका जो है वही करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यह जाएगा dw/dx बराबर x की पावर n से करेंगे इसे, तो x की पावर n से करेंगे तो ये हो जाएगा n, और x की पावर n-1। अभी देख लेता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से नहीं होगा, ये कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी। यानी कि ये जो फंक्शन की पावर फंक्शन हो रही है cos x की पावर tan x, तो सबसे पहले हमें इसे tan x को हटाना होगा, यहाँ से इस वाले tan x को हटाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करें, log लेते हैं, टेकिंग log इन बोथ साइड, या लिख दो दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर ये हो जाएगा तुम्हारा log w, ये हो जाएगा log cos x की पावर tan x। तो अब हम क्या करेंगे, जो tan x है वो तो बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये हो गया tan x, ये हो गया log cos x, ठीक है, ये log w है। तो इसका जो अवकलन आएगा, log ले लिया अभी तो हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ले लिया, अब हम यहाँ से करते हैं अवकलन, तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा log w है, तो log w का क्या हो जाएगा, 1/w, लेकिन ये तो w है, x नहीं है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो w का और करेंगे तो ये हो जाएगा log w। ये भी मैं क्या कर रहा हूँ बार बार, हमने log w को करा है 1/w, ठीक है, ये करा है, और फिर w का करेंगे तो ये आ जाएगा dw/dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब करेंगे हम इसका
तो जब इसका करेंगे तो ये क्या होगा इसमें, यानी कि इसका, तो इसमें फर्स्ट सेकंड करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे हमने फर्स्ट ये मान लिया, सेकंड ये, तो फर्स्ट सेकंड से हम क्या कर रहे हैं इसका अवकलन, तो फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही, ठीक है, अवकलन कर रहे हैं। चाहो तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड है इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, d/dx, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है लगेगा। तो हमने लिखा tan x, फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड है log cos x, सेकंड का करेंगे तो 1/cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस के sin x, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही log cos x, और सेकंड का करेंगे tan x का तो आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो w को इधर पहुँचा देंगे, dw/dx, w ये हो जाएगा माइनस माइनस आगे आ जाएगा, tan x ये भी ये बन जाएगा, ये भी tan x, तो tan x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा tan x का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x log cos x, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। w का मान रख दो, dw/dx, w का जैसे ही मान रखेंगे cos x की पावर tan x, ये हमारा फंक्शन था, और माइनस के tan स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर x log cos x, ये आगे तीनों के मान हमारे पास आ गए हैं। अब ये तीनों के मान पुट इन फर्स्ट में कर दो, पुट इन फर्स्ट नहीं, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है ये, थर्ड, पुट इन थर्ड, तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर, पहले लिखा हुआ है du/dx, फिर लिखा हुआ है dv/dx, फिर लिखा हुआ है dw/dx, तो तीनों के मान रखने हैं हमें। du/dx का मान ये आ रहा 3/2 और अंडर रूट में 3x + 2, 3/2 अंडर रूट के अंदर 3x + 2, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है गए है, इसे हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गए को बिंदु दे रखा है, मूल बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण ये है। तो चलिए ऐसा करते हैं, हमें अवकल समीकरण दे रखा है, यानी dy/dx बराबर e⁻x sin x। तो इसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, x dx को और dy को अलग अलग। यहाँ जिधर x है उधर dx लिख लेंगे, और जिधर y है उधर dy। तो y तो कहीं है ही नहीं, तो dy लिख दिया इधर, और dx चला गया राइट साइड में, ठीक है। अब इसके सेपरेट हमने कर लिया, अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। अब हम इन्हें इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो y आ जाएगा, d से इंटीग्रेशन हट जाएगा, ठीक है। अब हम इसका करेंगे, यानी इसका, तो इसमें जो है हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो मानते हैं हम, वो मानते हैं आई लेट से। आई का मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉग वाले फंक्शन जो होंगे ये एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये ई की पावर वाले। तो ई की पावर वाले लास्ट वाला है, तो इसे तो हमने माना फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को इसे सेकंड। लेकिन ये सवाल अगर हम दोनों को फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन इसे मानेंगे तब भी हो जाएगा। क्योंकि जब हम इनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो e⁻x का तो रिपीट होता है, और sin x का cos x का sin x, इस टाइप में आता है। तो दूसरी बार में ये सवाल हमारा बन ही जाएगा उसी टाइप का। तो चलिए अब हम इसे करेंगे, तो इसे करने के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस c भी आएगा इधर। अब हम इसे क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन था, इसी को हम i मान लेते हैं, इसी को i मान लिया, यहीं इसी समीकरण में पुट कर देंगे। इस समीकरण को नंबर 1 डाल देते हैं, e⁻x sin x dx। अब हमें इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से चाहो तो हटा देंगे,
अब हम इसे करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो आएगा पूरा बचेगा यहाँ पे फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक है ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ठीक है इंटीग्रेशन का, ये याद कर लेना। तो ये आएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कोस एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा साइन एक्स ई की पावर एक्स। अब हमें फिर से इसका करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानकर, फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं ना, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन यही आ जाएगा माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो कोस एक्स का अवकलन आएगा माइनस के साइन एक्स, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स, ये आएगा ई की पावर एक्स कोस एक्स माइनस माइनस, पहले तो अंदर वाला इसे प्लस कर देगा, फिर ये जो बाहर वाला है ये माइनस कर देगा, तो ये आएगा तुम्हारा ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन और करना अभी हमें, इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, तो सवाल बन गया, हमें इसे आई माना था। अब ये देखो जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था ये वही वाला सवाल है तो अब इसे आई लिख देंगे इसकी जगह पर, इसकी जगह पर आई लिख दिया, लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा आई, तो यानी 2i हो जाएगा इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, आई 2 चला जाएगा इसके बटे में, ई की पावर एक्स बटे 2, और ये आएगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये इसका आंसर आएगा अभी तक जिसे हमने आई माना था। अब ये समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिख दो पुट इन फर्स्ट, तो y बराबर यही आ जाएगा ई की पावर एक्स बटे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, इसे कह दो चाहो समीकरण नंबर 2। अब देखो जो हमें कंडीशन दी थी इन्होंने, क्योंकि ये जो पॉइंट, ये समीकरण जो पास हो रही है, रेखा कह दो, वक्र जो पास हो रहा है कौन से पॉइंट से हो रहा है, मूल बिंदु से हो रहा है 0,0 से, तो यानी इसमें x का मान भी 0 रखना है, y की जगह भी 0 रखना है। ठीक है तो इसमें रखेंगे हम, ये 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 बटे 2 साइन 0 माइनस कोस 0 प्लस सी, यहाँ तो 0 ही है, ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर 0, यानी किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है अब ये साइन 0 का मतलब 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, प्लस सी, जब इसकी 1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 1/2 प्लस का हो जाएगा सी का मान आ गया 1/2, ये पुट कर दो अपना सेकंड समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में सी का मान पुट कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर ई की पावर एक्स बटे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस का प्लस का 1/2 ये सी का मान रख दिया मैंने यहाँ पर इस वाली समीकरण में, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें चाहो तो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर 2y आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 1/2। ठीक है, अच्छा 2 से हमने क्या करा, गुणा करी, इसमें जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 इधर तो 2y हो गया, यहाँ से 2 हट जाएगा और लास्ट वाले से भी 2 हट जाएगा, तो यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है, 2 से गुणा कर दी यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई पूरी समीकरण में दोनों तरफ। ठीक है अब हम 1 को इधर भी ला सकते हैं, तो 2y माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं इसे, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारी जो है ऐसे वक्र का समीकरण है जो जिसका अवकल समीकरण यह है और बिंदु 0,0 से पास होती है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है घ जो हमें करना है ये घ, तो घ क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यह हमें ज्ञात करना है। चलिए, इसका आयतन, घन का जो आयतन है वो आयतन को v से डिनोट करते हैं, तो dv/dt घन के आयतन के बढ़ने की दर है ये, dv/dt।
जो कि क्या है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, यदि इसके कोर की लंबाई आपकी 10 है, 10 हमने कोर की लंबाई मान ली, जो घन है आपका, ये घन के सारे फलक वर्ग की तरह होते हैं, सभी बराबर होते हैं, तो एक कोर की लंबाई x है। ठीक है, तो वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को a मानना, तो उसकी जो दर होगी d/dt, ये हमें निकालना है, ये किस दर से बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके जो फलक होता है घन का, सभी फलक बराबर होते हैं, एक वर्ग होते हैं। तो यदि हम उसकी भुजा x मानने हैं तो सभी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे इसमें 6 फलक होते हैं, तो जो एरिया हो जाएगा आपका वो 6a² हो जाएगा। यानी जो आयतन होता है घन का वो होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, यानी कि v होता है x³। और जो आपका क्षेत्रफल होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है भुजा 6 गुणा भुजा की घात 2। यानी इसमें प्रत्येक वर्ग है तो इसमें ऐसे ऐसे 6 हैं, तो 6 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका a 6x²। ठीक है, अब हमें आयतन तो हमें दे रखा है, तो सबसे पहले इस आयतन को सोल्व करेंगे। हम इसका t के साथ रेस्पेक्ट में फलन करेंगे, तो dv/dt, और x³ का कितना आ जाएगा 3x², और x का करेंगे तो dx/dt। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो जो हमें dv/dt दिया है वो है 9, ये आ जाएगा 9 3x², dx/dt हमें फाइंड करना है अभी यहाँ से, तो 3 तिया 9, 3/x², ये आएगा dx/dt। चाहो तो इसे पहले इधर लिख दो, dx/dt बराबर 3/x²। ये वैल्यू आ गई। अभी हमने इसमें x का मान पुट नहीं करा है। ठीक है, अब इसे करते हैं, तो ये था a बराबर ये था 6x², तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपकलन, तो ये आ जाएगा dA/dt बराबर 6, ऐसे ही x² का करेंगे 2x, और x का करेंगे तो dx/dt। ये हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया 12x, और dx/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, कितनी आ गई है 3/x²। ठीक, तो यहाँ से हो गया 12 तिया 36, एक x कट जाएगा, नीचे x बचेगा, बस एक x काट देंगे, तो dA/dt बराबर 36/x dA/dt। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी थी कितनी 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 रख देंगे, 10 से इसे भाग देंगे, तो dA/dt बराबर कितना जाएगा 3.6। ये हमारा क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर² पर सेकेंड। 10 से इसे भाग दे देंगे, यानी राइट साइड से एक से पहले पॉइंट, एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा बस, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही होगा सर, 5वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए उसे करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 6 का है, ये आपका ये करना है हमें। परवलय हमें दे रखा है y² बराबर 4ax, और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी करते हैं सोल्व। परवलय हमें दे रखा है y² बराबर 4ax, ठीक है, और इसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो परवलय हमारा बनेगा, इसका डायग्राम जो बनेगा वो कैसे बनेगा, हमने x अक्ष और y अक्ष बनाई है, तो इसका परवलय का जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ऐसे इस टाइप से बनेगा। ठीक है, परवलय ऐसा बनेगा, ये मूल बिंदु से होकर जाता है। और जो इसकी नाभि है, नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं a,0, a,0। तो नाभि पर लंब है, यानी जो हमारे पास ये नाभि लंब है वो हमारे पास होगा ये नाभि लंब, नाभि से जाता हुआ लंब। ठीक, ये हो गया, ये पॉइंट 0, और ये वाला पॉइंट हो गया 0,0। ठीक, इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये और ये, इस सब का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमें स्टेक बनानी पड़ेगी, यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल और नीचे वाले का क्षेत्रफल इक्वल है दोनों का। तो हम किसी एक का निकालते हैं, ऊपर वाले का निकाल लेते हैं, उसे दुगना कर देंगे। ठीक है, तो ये स्टिक हमारी मूव करेगी इस दिशा में और इस दिशा में। तो चलिए अब निकालते हैं क्षेत्रफल। इसका जो एरिया आएगा अब आपका वो दुगना कर देंगे, लिमिट लगेगी x की y dx। जब ऐसी स्टिक बनाते हैं वर्टिकली तो y dx,
अब हमारे पास x की लिमिट होगी यहाँ पे x की लिमिट 0 और यहाँ पे क्या है a, तो 0 से a हो जाएगा y dx। अब ये स्टिक आपकी जिस वक्र से टकरा रही है, इससे टकरा रही है, तो इसका जो क्षेत्र, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax था, तो y बराबर अंडर रूट में 4ax ये आ जाएगा। ये मान हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। 2 गुणा अंडर रूट में 0 टू a अंडर रूट 4ax dx। अब जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा 4a, और अंदर रह गया अंडर रूट एक्स, यानी उसे हम 1/2x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, तो वो किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और रूट a आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x की घात 3/2 बटे 3/2, ठीक है। एक जुड़ता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 बटे n+1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का x की पावर n का, x की पावर n+1 बटे n+1, ये वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, ठीक है। और अब लिमिट लगा देंगे 0 से a, तो ये आ गया तुम्हारा 4 अंडर रूट a। और 3/2 जो बटे में वाली चीज़ है 3/2 लिख रहा है, तो ये 2/3 के रूप में बाहर आ जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। बाकी ये बच गया हमारा x की घात 3/2 लिमिट 0 टू a, तो 4 दूनी 8 रूट a/3। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी a x की जगह पे, तो a की घात 3/2 माइनस, अब 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 8 अंडर रूट a बटे 3, और a की घात 3/2 को हम लिख सकते हैं a रूट a, ठीक है, a रूट a, तो a रूट a यानी 8 a और अंडर रूट a गुणा अंडर रूट a बटे 3, तो रूट a मिलकर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, ठीक है। अंडर रूट एक्स गुणा अंडर रूट एक्स बराबर होता है x, ठीक। ये ध्यान रखना ना, यानी कि हम इसमें घात जोड़ रहे हैं गुणा में, जैसे कि x की घात रूट अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी अब गुणा में क्या होती है, घात जुड़ जाती है, 1/2 और 1/2 मिलकर घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक, तो x आ जाता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बटे 3, तो ये हो गया 8a² बटे 3 वर्ग इकाई, ये हमारा क्षेत्रफल है, तो वर्ग इकाई हम इसका मात्रक लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा पास फाइनल एरिया आंसर आ गया इसका एरिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अब आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है लास्ट पार्ट जो है वो ये रहा आपका। इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति जो है 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, ठीक है, तथा पासा उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता होगी हमारी सच बोलने की उसकी, तो सच बोल रहा है वो 4 में से 3 बार, 4 में से 3 बार सच बोल रहा है, तो उसकी झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 में से 1 बार, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, चाहो तो ऐसे निकाल दो, या 1 में से जो सच बोल रहा है उस प्रायिकता को घटा दो, तब भी 1/4 ही आएगी। तो 4 में से जो 3 बार सच बोल रहा है, 4 में से 1 बार सच झूठ बोल लेगा वो, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा पासा, वो पासा उछालता है, ठीक है, तो उस पर 2 घटनाएं घटित होती है, एक हमने मान लिया E1 है और एक हमने मान लिया E2 है। E1 घटना जो है हमने लिखा वास्तव में ही पासे पर वास्तव में 6 आया, वास्तव में 6 है, वास्तव में 6 है, ठीक है, वास्तव में ही 6 आया है पासे पर, ठीक है। इसकी ये इस E1 जो घटना हो गई वास्तव में 6 आने की घटना हो गई। E2 जो है वास्तव में 6 नहीं आया, वास्तव में 6 नहीं आया, नहीं है लिख दो, ये नहीं आया, ठीक है, वास्तव में 6 नहीं आने की घटना। तो PE1 क्या हो जाएगी, 6 आने की घटना पासे पर, कुल संख्याएं कितनी होती पासे पर 6, उसमें से 1 2 3 4 5 6, उसमें से 6 ही आएगा, यानी 6 थे 6 में से 1 बार तो आएगा ही 6, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता होगी 1/6। और इस घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पासे पर वास्तव में 6 नहीं आया, यानी 6 में से 6 नहीं, या तो 1 में से इसे घटा दो,
6 आने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो, ठीक है। या 5 बार 6 में से 5 बार वो 6 नहीं आएगा, एक ही बार आएगा बस। तो ये इस घटना हो गई, ठीक। अब इसके बाद ये जो है P, यानी वास्तव में ही उसके पास 6 आया, वास्तव में 6 आया, तो ए लिखा मैंने। अब ए के बारे में बताऊंगा क्या है ए। P सच, मैं पहले लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। माना ए घटना है जो किस प्रकार की घटना है, व्यक्ति द्वारा, जो लास्ट में बोल रहा है ना, ये व्यक्ति द्वारा 6 बतलाता है, तो 6 बताने की घटना है ये। व्यक्ति द्वारा पासे पर संख्या 6 बतलाने या बताने की घटना है ये, ठीक। वो पासे पर 6 ही बताता है, चाहे वो वास्तव में 6 हो या ना हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, E1 नीचे, यानी पासे पर वास्तव में 6 है और 6 ही बताता है, तो इसका मतलब यह है कि सच बोल रहा है। सच बोलने की प्रायिकता होगी 3/4, ठीक है। अब इसके बाद नीचे वास्तव में 6 नहीं आता, वास्तव में 6 नहीं आता, ठीक है। एक सेकंड रुको। ठीक है, अब मैंने इसे लिखता हूँ। इसे मैंने लिखा ये E2 वास्तव में 6 नहीं है, फिर भी वो 6 बता रहा है, 6 बता रहा है। इसका मतलब यह है कि वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी है, 1/4, ठीक है। अब हमारे पास सारे आ गए। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला बेज पिरमे से। यहाँ पे जो हमारी पिरमे अप्लाई होगी बेज पिरमे होगी, ठीक है। बेस थ्योरम इससे हम करेंगे, तो बाई लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक। P हमें जो घटना निकालनी है हमें इसमें, अच्छा वो मैंने लिखा नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पहले। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें निकालना है P 6 पासे पर संख्या 6 बताता है, वो पासे पर संख्या 6 पासे पर 6 बताता है, और उसके वास्तव में 6 आने की प्रायिकता वो हमसे पूछी जा रही है। वास्तव में 6 ही आता है, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। इसे शॉर्ट में अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पासे पर संख्या 6 बता रहा है, तो 6 बताने की जो घटना है वो कौन सी है, माननी है हमने ए। क्या मानी है, ए। और वास्तव में 6 ही आता है, तो वास्तव में 6 आने की घटना क्या है, E1, यानी हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अब हमने लिखा बेज पिरमे से, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, हमें ये निकालना है, तो फॉर्मूला हमने लिखेंगे PE1, जो घटना है ऊपर जो लिख रही है वो आएगा पहले यहाँ, और ये पहुँचेगा नीचे, फॉर्मूले के अनुसार ए पूछेगा ऊपर, ठीक है। ये आई गया, और यही सेम पहले नीचे लिखा जाएगा, यही सेम बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा, और प्लस लगा के अब दूसरी घटना E2 अब नीचे लिखा जाएगा, और ए आपका ऊपर। तो ये इसका फॉर्मूला है बेस पिरमे के अनुसार, ये इसका फॉर्मूला है, आप ये याद कर लेना। अब यहाँ पे हमें मान रखने हैं PE1, यानी वास्तव में 6 आने की घटना है, प्रायिकता है, और वास्तव में 6 आया है और 6 ही बता रहा है ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि वो सच बोल रहा है, ठीक। PE1, और इसका मतलब यहाँ पे भी सच बोल रहा है। E2 का मतलब वास्तव में 6 नहीं आया और फिर भी 6 बता रहा है, इसका मतलब यह है कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो 6 आने की घटना की प्रायिकता क्या थी, 1/6, और सच बोलने की घटना की प्रायिकता क्या थी, 3/4 लिखा हुआ उसमें ऊपर, ये लिख रहा है और यहाँ भी लिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/6 गुणा 3/4 प्लस PE2 का क्या मतलब है, प्रायिकता जब वास्तव में 6 नहीं आता, तो 5/6 इसकी प्रायिकता है,
5/6 ये लिखा हुआ। और झूठ बोलने की घटना की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/4, क्योंकि 3 बार तो सच बोल रहा था 4 में से, 1 बार झूठ बोल रहा है। अब इसे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो देखो 6 × 4, 6 × 4 सबके बटे में, तो एलसीएम तो इतना ही आएगा, ये 6/4, यानी ये एलसीएम यानी पहले तो गुणा करके लिखा 3/24, ये भी 3/24 प्लस 5/24, तो 24 तो सबके नीचे ही है, तो 24 तो एलसीएम लेके कट ही जाएगा, तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे 3 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, एलसीएम लेके वो कट जाएगा। तो यानी कि ये जो आपका आएगा ये आएगा 3/8। ये किस घटना की प्रायिकता आएगी, ये आ गई है 6 बताता है, और वास्तव में ही 6 आता है, उसकी घटना की प्रायिकता है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई सा सवाल समझ नहीं आया तो कमेंट में भी बता सकते हैं, और वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, ताकि आपको फिर से समझ आ जाए। एक बार में ज़रूरी नहीं सबके समझ आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। 6ठा क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।